नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश और आज हम शुरू करेंगे इतिहास में बिपिन चंद्र जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का पहला चैप्टर 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। तो मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के साथ साथ स्थानीय और राजनीतिक आर्थिक शक्तियाँ सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अस्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी थी और इनको हराना आसान था क्योंकि ये लोग संगठित नहीं थे। तो इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध, हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति की कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों की स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे, मराठा, अफगान, जाट और पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह के कारण हुआ। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक एक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में एक स्थानीय परिस्थिति के कारण भी अंतर था। फिर भी इनमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र था जिसमें दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारे थे। इन इलाकों में तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में जहाँ पर किसी भी रूप से मुगल का प्रभाव नहीं था। तो मुगल साम्राज्य की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं सदी के समय सभी राज्यों ने शासकों को अपने पदों को वैधता प्रदान करने की कोशिश की। बहरहाल इनमें से लगभग सभी मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकारी के रूप में कार्यविधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया। दूसरे ने इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था शामिल थी। इन शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारी छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में लोग सफल हो जाते थे। उन्हें उन स्थानीय जमींदारों, सरदारों से भी समझौता किया तथा उनके अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया था तथा सरदारों, जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही, क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्ति, सेना में भर्ती तथा नागरिक सेवाओं में शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि वो शासक का धर्म क्या है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई होगी और चारों ओर अराजकता फैल गई होगी। वास्तविकता तो यह है कि 18वीं सदी के प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वो भारतीय राजाओं के आंतरिक मामले में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए जा रहे विजयी अभियानों का परिणाम था। हाँ, यह बात सही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज्य करने में सफल नहीं रहा। इनमें सभी राज्य मूल रूप से कर उगाने वाले राज्य बन गए। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में वृद्धि हुई और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए ये लोग लगातार आपस में झगड़ते रहते थे। इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई।
जहां इन राज्यों की आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, वहीं इन्होंने विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी करी। लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्य ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कोई कुछ भी प्रयास नहीं किया। इससे यह साफ हो जाता है कि वे आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में उनको क्यों सफलता नहीं मिल सकी। हैदराबाद और कर्नाटक। निजाम उल मुल्क अस्फजहाँ ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना करी। जो हैदराबाद का निजाम शासक था, तो उनकी निजाम उल मुल्क अस्फजहाँ ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना करी थी। औरंगजेब के बाद के समय में नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के वाइसराय का खिताब प्राप्त हुआ। 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति दृढ़ की। 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वो जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया, क्योंकि वह बादशाह मोहम्मद शाह के प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वो सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रखा सकता था। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरतापूर्ण शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने केंद्रीय सरकार से स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की, लेकिन खुलेआम घोषणा नहीं की, लेकिन मगर व्यवहार में उसने स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलहनामे किए, खिताब बांटे और जागीरें तथा ओहदे दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरन चंद्र उसका दीवान था। उसने दक्कन के मुसलमानों के नमूने पर भी जागीरदार प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन किया। जो दक्कन के मुगल थे, उनके नमूने पर उसने जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कोशिश की, मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस तरह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन का नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था। अतः कर्नाटक के नवाब सादुल्लाह खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आगे चलकर 1774 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्ष के कारण बिगड़ती और यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। बंगाल। तीसरा है बंगाल। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्ति मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। ये मुगलों से स्वतंत्र किया था इन्होंने बंगाल को, मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां। तो मुर्शीद कुली खां ने 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, मगर वो वास्तविक में उसका शासक 1700 से ही था। जब उसे दीवान बनाया गया था, तो उसने खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने और काफ़ी बड़ी रकम भेजता रहा, उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहाँ शांति कायम की। अब बंगाली जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया था। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह हुआ था सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। उसके बाद दूसरा सुजात खान ने किया था और अंतिम बगावत नजात खान ने की थी।
उनको हराने के बाद मुर्शीद कुली खां ने उनकी जमींदारियां और प्रपात रामजीवन को दे दी। तो उसने इन सभी लोगों को हराकर अपने एक अच्छे जो उसका अच्छा जमींदार था रामजीवन, उसको दे दी। मुर्शीद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1939 तक मुर्शीद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल पर 1739 तक शासक रहा। उसकी जगह उसका बेटा सरफराज खां आया और उसे उसी साल गद्दी से हटाकर अली वर्दी खान नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्त मामलों का प्रबंधन नए सिरे से किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त किए। जागीर के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इसका नजारा व्यवस्था ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूल करने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए। उसने गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने के लिए उन्हें समय समय पर भू राजस्व देने में समर्थन बनाने की एक तकावी ऋण भी दिए। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका, मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए, यद्यपि उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की और उसके सुधारों का परिणाम यह हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर किया गया और उसकी जगह पर अभी अभी पनपे इजारेदार आ गए। मुर्शीद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदू और मुसलमानों को रोजगार में समान अवसर दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदे और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिसमें अधिकतर हिंदू थे। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शीद कुली खां ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी, जिसमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक अभिजात वर्ग को जन्म दिया। तीनों नवाबों ने यह माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया, नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था की तथा सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। उन्होंने अफसर निजी व्यापार करते थे उस पर रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारी कंपनियों तथा उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्होंने अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न करने दिया जाए। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानून का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी। इस सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1707 के बाद अपनी मांगें मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने तथा उसके इस्तेमाल की धमकी देने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, मगर उनका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई मात्र व्यापारी कंपनी उनकी सत्ता के लिए खतरा पैदा नहीं हो सकती। वे इस बात को महसूस नहीं कर सकते थे कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेश की प्रतिनिधित्व है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन की प्रतिनिधि थी। ये बात जो बंगाल के नवाब थे ये कभी नहीं समझ पाए। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उनके संपर्क का अभाव उनके लिए बड़ा महंगा पड़ा। न तो अफ्रीका, न दक्षिण पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी व्यापारी कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको कोई जानकारी थी। बंगाल के अगर ये इन सभी देशों से, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में हो गया या दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ लैटिन अमेरिका या पश्चिमी व्यापारी कंपनियों के साथ इनका अगर कुछ संबंध होता तो इनको पता होता कि अंग्रेज कितने खतरनाक थे। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और
इस चीज़ की इनको कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शीद कुली खां की फौज में केवल 2000 घुड़सवार थे और 4000 पैदल सैनिक थे। अली वर्दी खां को मराठों के बारंबार हमलों से तंग होना पड़ा और अंतोगत्वा उसे उड़ीसा का बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ा। 1756-57 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने ही विदेशी कंपनी की जीत में काफ़ी योगदान दिया। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी बंगाल के नवाब असफल रहे। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकार और काजी मुफ्ती घूस लेने से नहीं हिचकते थे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून कायदों की नीतियों की जड़ें खोद डाली।